अब नजर डालेंगे शुरुआत जगदलपुर से आ रहे इस वक्त की बड़ी खबर से। 12 साल की बच्ची ने फांसी का फंदा लगा लिया। दरअसल डॉक्टर्स ने उसे किसी तरह से बचा लिया। बच्ची की जान तो बच गई, छोटी सी बात पर मां से कहा सुनी हुई और बच्ची ने कमरे में जाकर फांसी का फंदा अपने गले में डाल लिया और लटक गई। दरअसल सुकमा जिले की रहने वाली ये छात्रा है और ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम के बाद से अब लगातार सवाल ये उठ रहे हैं कि 12 साल की मात्र बच्ची, ये किस ओर जा रहा है समाज का स्तर, जहां एक 12 साल की मासूम बच्ची के द्वारा, अब वो मासूम है या नहीं ये उसके मनोदशा पर निर्भर करता है। क्योंकि 12 साल की बच्ची अगर फांसी के लिए ट्राई कर रही है तो कुछ तो उसके दिमाग में चल रहा है जिसने उसकी मासूमियत को छीना या जिसने उसकी मासूमियत को दूषित किया। सुकमा जिले की रहने वाली ये छात्रा, जगदलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। 12 साल की छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की, हालांकि उसे बचा लिया गया और डॉक्टर्स के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने उसे ट्रीटमेंट दिया है, फिलहाल उसकी जान बच गई है। लेकिन एक 12 साल की बच्ची के द्वारा इस तरह का प्रयास करना गंभीर मामला, गंभीर और बेहद गंभीर ये मामला, क्योंकि जिस तरह से अभी तक जानकारी मिल रही है कि मां से किसी मुद्दे पर कहासुनी हो गई और बच्ची ने फांसी का प्रयास किया। श्रीनिवास नायडू हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। श्रीनिवास, ये आखिर क्या खबर है और ये सुनकर यकीन नहीं हो रहा कानों पर कि 12 साल के बच्चे ने सुसाइड के लिए प्रयास किया। जी बिल्कुल, मामला ही कुछ ऐसा है कि बच्ची ने मां से कुछ बात को लेकर विवाद हो गया था। मां ने कुछ कह दिया जिससे वो इतनी नाराज हो गई कि अपने कमरे में जाके वो फंदे से फांसी लगाने की कोशिश की। और जब इसकी बात की जानकारी माता पिता को मिली तो तुरंत ही जो दरवाजा उसको तोड़ा गया, उसके बाहर निकाला गया। उसके बाद तत्काल ही क्योंकि ये सुकमा जिले का मामला है, सुकमा स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। वहां पर तत्काल ही डॉक्टरों ने इसे रिफर कर दिया, मेडिकल कॉलेज जगदलपुर लाया गया। जिसके बाद डॉक्टरों की टीम ने बाकायदा उस बच्ची का लगातार अपने उस एहतियात देखते हुए उसके लगातार इलाज किया गया, एंटीसेप्टिक में रखा गया और बच्ची को खतरे से बाहर निकाला गया, क्योंकि बच्ची बेहोश हालत में पहुंची थी। जिसके बाद डॉक्टरों की लगभग आधा दर्जन की टीम उस बच्ची की जान बचाने में जुट गई थी और काफी देर बाद बच्ची को बचाया गया और सकुशल बच्ची को आज ही सुकमा जिले के लिए रवाना किया गया। जी, और संभव है कि उसे जब वो होश में आएगी तो काउंसलिंग की भी जरूरत पड़ेगी ताकि वो दोबारा इस तरह की कदम ना उठाए। लेकिन हुआ क्या था, कुछ पता चल पाया? देखिए, बात तो कुछ गंभीर नहीं थी। मां ने कुछ कह दिया था जिससे बच्ची नाराज हो गई थी और मां से मतलब चिल्लाते हुए अपने कमरे में चले गई। जिसके बाद वो उसके अचानक ही उसने फांसी अपनी चुन्नी से फांसी में झूल गई और मां पिताजी ने जब इस बात की उनको लगा कि बच्ची नाराज होगी, तत्काल ही उसको फिर मेडिकल कॉलेज लाया गया। बच्ची को स्वास्थ्य होने के बाद डॉक्टर ने काउंसलिंग भी की है। डॉक्टरों ने उसे समझाया कि इस प्रकार का जो हरकत है दोबारा ना करें, क्योंकि ये मामला बेहद ही गंभीर हो जाता है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए श्रीनिवास। और बढ़ते हैं आगे, रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। टीएस सिंहदेव के बयान पर सियासत गर्मा गई। बीजेपी के प्रवक्ता केदार गुप्ता ने बड़ा बयान दिया। बाबा के दुखी होने का समय जनता ने तय कर दिया है, कांग्रेस की सरकार मतदाता जड़ से उखाड़ देंगे। टीएस सिंहदेव ने बयान दिया था, सीएम नहीं बना तो चुनाव लड़ने का कोई औचित्य नहीं है, ये उन्होंने कहा था। देखिए, बाबा के दुखी होने का समय तो जनता ने तय कर दिया है। कांग्रेस की सरकार को जड़ समेत मतदाता छत्तीसगढ़ में उखाड़ के फेंक रहे हैं, तो बाबा तो मुख्यमंत्री अब बनेंगे ही नहीं। सवाल यह है कि बाबा अच्छे नेता रहे हैं कांग्रेस के, उन्होंने काफी कुछ अच्छी बातें रखी है, तो हम चाहेंगे वो नेता प्रतिपक्ष बनकर रहें हमारे साथ। भाजपा की सरकार बन रही है और अच्छा विपक्ष होगा तो काम करने में आनंद आता है, पर बाबा अगली बार का तो आपने जो तय किया वही होगा। और राजधानी भोपाल में स्ट्रांग रूम पर ईवीएम की 3 लेयर सिक्योरिटी है और स्ट्रांग रूम के सामने सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है। तो वहीं हर एक उम्मीदवार की तरफ से 6 एजेंट्स भी तैनात किए गए हैं, जो कि 8-8 घंटे की शिफ्ट कर स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को देख रहे हैं। पूरे क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। इसके अलावा ईवीएम की सुरक्षा में 200 जवानों को भी तैनात किया गया है। और आपको बता दें कि ये देखिए, ये ईवीएम सिक्योरिटी के लिए
भोपाल के जेल को ही ईवीएम के स्ट्रांग रूम में तब्दील कर दिया। अब जेल जैसी सिक्योरिटी और कहां हो सकती है भला। तो यहां पर आपको बता दें कि स्ट्रांग रूम बेहतर सिक्योरिटी में है और बाकायदा पूरे वेरिफिकेशन के बाद ही अपेक्षित व्यक्ति को जाने दिया जा रहा है। बात करेंगे हमारे सहयोगी ऋषु नायडू बैतूल से, सुधीर जैन रतलाम से और शैलेंद्र भदौरिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल से। तो सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं। शैलेंद्र, आपके पास मैं सबसे पहले आता हूं, इस पर जानकारी लेना चाहूंगा। भोपाल में तो एक जगह जेल को ही स्ट्रांग रूम में तब्दील कर दिया गया, उससे अच्छी सिक्योरिटी भला क्या हो सकती है। लेकिन ईवीएम की सिक्योरिटी को लेकर पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट्स में एक थोड़ी सी भय की स्थिति है, या फिर यूं कहें कि वो पारदर्शिता बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए वहां पर तैनाती उनकी की गई है। 8-8 घंटे की शिफ्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ता। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से जब मतदान के बाद अब सभी प्रत्याशियों की किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो गई और ऐसे में अब ईवीएम की निगरानी करने में जो है वो कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। न केवल कार्यकर्ता बल्कि अगर जिला निर्वाचन की तरफ की बात करूं या फिर जो मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से भी तमाम जो व्यवस्थाएं की गई हैं कि किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, निष्पक्षता पूरी तरीके से बनाई रखी जा सके। मैं इस वक्त मौजूद हूं पुरानी जेल जिसको स्ट्रांग रूम बनाया गया है, उसमें जो है ईवीएम को रखा गया। 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो बाहर है वो मध्य प्रदेश पुलिस के जवान जो है उसमें तैनात किए गए ताकि जो एजेंट यहां तैनात किए गए, देखिए जो एजेंट जो राजनीतिक दल है उनके द्वारा 8-8 घंटे की ड्यूटी के लिए जो है अलग अलग एजेंटों को नियुक्त किया गया और इन एजेंटों को वेरीफाई किया है जो जिला प्रशासन ने और जिला कलेक्टर की तरफ से उनको पास जारी किए गए। उन्हीं पास के आधार पर वह अंदर जा सकते हैं। देखिए इसके पहले देखने में आता था कि अंदर सीसीटीवी लगा के बाहर एक स्क्रीन लगाती जाती थी जिस पर कि जो कार्यकर्ता है वो लगातार निगरानी करते रहते थे, लेकिन जिस तरीके से देखने में आया कई बार लाइट आदि ब्लिंक होने की वजह से जो एलईडी बंद हो जाती थी और राजनीतिक दल के जो प्रतिनिधि हैं वह कहीं ना कहीं शंका सुबह की स्थिति बनाते थे। तो ऐसे में अब ये तय किया गया कि भोपाल जेल में जो स्ट्रांग रूम बनाया गया उसके ठीक बाहर यानी जो 4 दीवारी है उसके अंदर स्ट्रांग रूम के बाहर जो है वो कार्यकर्ताओं को बैठने की अनुमति दी है ताकि वो साक्षात ये देख सकें कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं की गई। कुछ कार्यकर्ता जो हमारे साथ मौजूद है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ऐसे बताइए कि इतना जेल में स्ट्रांग रूम बनाया गया उसके बावजूद भी आप लोगों को क्यों लगता है कुछ गड़बड़ हो सकती है? देखिए 2018 चुनाव की हम अगर बात करें, यही वो मतगणना स्थल था, यही आप लोग मीडिया कर्मी गवाह है और यही पूरा प्रशासन था। यहाँ पर जो एलईडी भाल लगाई गई थी वो घंटों वो बंद रही, कैमरे पूरे बंद रहे, लेकिन उसका जवाब आज तक कांग्रेस को नहीं मिल पाया। ना तो उसका जवाब कलेक्टर दे पाए, ना निर्वाचन आयोग दे पाया, ना या तो यहाँ के सुरक्षा कर्मी दे पाया। इन्हीं बातों को लेकर माननीय कमलनाथ जी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि हर अपने जिला मुख्यालयों, मध्य प्रदेश के हर जिला मुख्यालयों पे जहां पे भी स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं वहां पे कांग्रेस के कार्यकर्ता सिपाही की तौर पे निगरानी करेंगे। अब जो सुरक्षा जो व्यवस्था है उससे कितने खुश हैं आप? मैं पूरी व्यवस्था से संतुष्ट हूँ। कुछ बदलाव करे गए हैं, स्ट्रांग रूम के सामने हमें बैठने की व्यवस्था की गई है, मैं प्रशासन का धन्यवाद देता हूं। लेकिन ये जरूरी है सिक्योरिटी पर्पस से और एक जो पारदर्शिता शैलेंद्र यहाँ होनी चाहिए उसी का ये एक उदाहरण कहा जा सकता है। सुधीर के पास चलेंगे रतलाम से। सुधीर, एक पारदर्शिता बनी रहे, एक विश्वास होता है, एक वैश्वासिक परंपरा है, लेकिन चुनाव आयोग जो कि पूरी दुनिया में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए मशहूर है उसके बाद भी पॉलिटिकल पार्टीज में कहीं ना कहीं शुबा रहती है। वो शुबा को शांत करने के लिए ही ये व्यवस्थाएं की गई है। रतलाम में क्या स्थिति है? देखिए रतलाम में करीब 50 से ज्यादा गार्ड्स यहाँ पे लगाए गए हैं। 3 लेयर की सिक्योरिटी यहाँ पे। सबसे पहले पैरामिलिट्री फोर्स का नंबर आता है जिसके 1, 2, 8 के जवान यहाँ पे लगातार 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। उनका जो रूम है वो भी जो ईवीएम जो स्ट्रांग रूम बनाया गया उसके बाहर ये रूम होता है। उसके बाद नंबर आता है एसएफ का और उसके बाद नंबर आता है जो लोकल पुलिस है उसका। तो ऐसे करीब 50 जवान जो है 24 घंटे यहाँ पे जो है सुरक्षा यहाँ पे कर रहे हैं स्ट्रांग रूम की। मैं आपको दिखाऊं, मेरे पीछे जो है ये वो आर्ट एंड साइंस कॉलेज है और उसका ये जो पूरी बिल्डिंग है उसे स्ट्रांग रूम बनाया गया। अब सुरक्षा के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो जो जहां पे खिड़कियां थी उसे भी चुनवा दिया गया है, यानी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और जो आयोग के दिशा निर्देश है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे एक टेंट बनाया गया है, उसमें सीसीटीवी जो 24 घंटे यहाँ पे की मदद से जो निगरानी कर रहे हैं। तो जो प्रत्याशी होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वो यहाँ पे आके प्रॉपर मॉनिटरिंग कर सकते हैं 24 घंटे तक की। और तो पूरी तरह से पूरी पारदर्शिता जो है रतलाम जो जिला प्रशासन, जिला जो आयोग है उसकी तरफ से यहाँ पे नजर आ रही है। और चूंकि इस तरह का ट्रेंड रतलाम में भी नहीं दिखता है कि लोग यहाँ पे आके निगरानी करें, ऐसा बहुत कम होता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बार देखने को मिला था जब कांग्रेस यहाँ पे निगरानी करने आए थे, लेकिन अमूमन इस तरह के जो पॉलिटिकल स्टंट है वो रतलाम शहर में भी नजर नहीं आते हैं। जी बिल्कुल, एक पारदर्शिता पर विश्वास होता है
और ये विश्वास ज़रूरी है। विश्वास होगा तो बाकी बातें भी होंगी, लेकिन ठीक एक पारदर्शिता बनी रहती है, वो भी ज़रूरी है। लेकिन ऋषु के पास चलेंगे। बैतूल में क्या स्थिति है ऋषु? सिक्योरिटी तो 3 लेयर है ही, पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट्स के कुछ कार्यकर्ता भी क्या वहाँ पर बैठे हुए हैं जैसा भोपाल में दिखाई दिया? जी देखिए, बैतूल में जो है जयवंती अक्षर महाविद्यालय है, यहाँ का सबसे बड़ा सरकारी महाविद्यालय है। उसके अंदर जो है स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है। काफ़ी टाइट यहाँ पर भी सिक्योरिटी है, लगभग 3 लेयर सिक्योरिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सिक्योरिटी के विषय में आप समझ सकते हैं कि जो मुख्य गेट है कॉलेज का, जो एंट्रेंस गेट है, उसके अंदर ही जाने के लिए मीडिया वालों को भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं यहाँ किसी भी तरह से कैमरे का यूज़ नहीं होगा। अंदर जो है आप देख सकते हैं लगभग 50 से ज़्यादा जवान 3 लेयर सिक्योरिटी यहाँ पर है। बाहर भी जो गेट आप मेरे दाईं तरफ देख सकते हैं, यहाँ पर जो है लोकल पुलिस के जवान लगे हुए हैं। कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी पूछ परखने के बाद, अच्छे से उनसे पूछताछ करने के बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग डेरा डाल के नहीं बैठे हैं, ना निगरानी करने के लिए बैठे हैं। इससे साबित होता है कि बैतूल में निर्वाचन आयोग पर पॉलिटिकल पार्टीज का भरोसा है, सिक्योरिटी पर उनका भरोसा है। किसी भी तरह से यहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग निगरानी करने के लिए मौजूद नहीं है और पूरी तरह से प्रशासन पे, निर्वाचन की जो टीमें हैं सिक्योरिटी पर, उन पर पूरी सिक्योरिटी निर्भर है। लगभग कई चुनाव जयवंती अक्षर महाविद्यालय में पहले भी यही काउंटिंग सेंटर, यहीं पर स्ट्रांग रूम रहा है और बहुत ही सुविधाजनक तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना यहाँ पर निपटाई जा चुकी है। तो समझ सकते हैं कि पूरी तरह से यहाँ पर निर्वाचन और प्रशासन पर ही सिक्योरिटी का पूरा जिम्मा, और पॉलिटिकल पार्टीज को शायद किसी भी तरह का कोई शक मैं भोपाल ले चलूंगा अपने दर्शकों को, जहां पर इस वक्त हमारे सहयोगी शैलेंद्र मौजूद है। शैलेंद्र, ऋषु के पास भी वहां कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई नेता कार्यकर्ता कोई मौजूद नहीं है। रतलाम में भी हमारे सहयोगी सुधीर कह रहे हैं कि यहाँ कोई भी ऐसी परंपरा रही नहीं है और इस बार भी ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। भोपाल में चूंकि राजधानी है, केंद्र है और पार्टी को सुर्खियों में रहने का एक चस्का होता ही है, छपास की एक बीमारी होती है, तो क्या ये वही असर है? चूंकि अपनी तरफ से, अपने स्तर पर चुनाव आयोग बेहतर से बेहतरीन इंतजाम करके चलता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि राजधानी भोपाल हो या दूसरे अन्य जिले हो, हर जगह पर ईवीएम की सुरक्षा को लेकर निर्वाचन आयोग लगातार बेहतर व्यवस्थाएं करने में जुटा रहता है। कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था लगे आई गई है। जिस तरीके से जो राजधानी अगर भोपाल की मैं बात करूं तो ये पुरानी जेल है, इसमें जो है ईवीएम रखी गई है, स्ट्रांग रूम बनाया गया और बाकायदा 3 लेयर की व्यवस्था है। बाहरी जो देख सकते हैं परिसर के अंदर कौन सी पार्टी के कैंडिडेट वहां पर प्रतिनिधि हैं, किन पॉलिटिकल पार्टीज के लोग नजर आ रहे हैं वहां पर? देखिए अगर बात करूं सबसे अधिक जो है वो कांग्रेस के लोग नजर आ रहे हैं। देखिए चाहे राजधानी भोपाल की या फिर ग्वालियर चंबल संभाग में कुछ ईवीएम सेंटर्स ऐसे नजर आए जहां पर कांग्रेस के लोग जो है वो ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कहीं ना कहीं निष्पक्ष चुनाव न होने की बात वो कह रहे हैं। भय होता है क्योंकि सरकार है, प्रशासन है सरकार के हाथ में, तो ये कहीं ना कहीं उस बात को लेकर एक थोड़ा सा अविश्वास जरूर होता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये कि मालगाड़ी के डिब्बे डिरेल हो गए हैं। ट्रैक पर कोल डस्ट जमा होने की वजह से ये डिब्बे डिरेल हो गए। कोरबा से बड़ी खबर आपको बता दें, मालगाड़ी के डिब्बे यहां कोल डस्ट पटरी पर जमा होने की वजह से डिरेल हो गए। बताया जा रहा है कि यहां पर हालांकि हादसा कोई ऐसा नहीं हुआ जिससे कि कोई नुकसान की बात सामने आई, लेकिन हाँ पटरी से डिब्बे डिरेल जरूर हो गए। कोल डस्ट जमा हुआ था पटरियों के ऊपर और ऐसे में मालगाड़ी के पटरी से डिरेल होने की बात सामने आई है। ट्रैक पर कोल डस्ट जमा हो जाने के आसपास, अब इसे थोड़ा तकनीकी रूप से अगर आप समझें तो पटरी के ऊपर कोल डस्ट कैसे जमा हो सकता है, आप इस बारे में सोच रहे होंगे। दरअसल पटरी के दाएं और बाएं तरफ इर्द गिर्द जो कोल डस्ट जम जाता है उससे पटरी से ऊपर उसका व्हील उठ जाता है और ऐसे में कई बार उसकी डायरेक्शन चेंज होने से ऐसा हो जाता है। अब्दुल असलम हमारे सहयोगी इस वक्त ऑनलाइन पर हमारे साथ हैं। अब्दुल, कब की ये घटना है और क्या कुछ है डिटेल्स? जी आपको बता दूं कि ये CCL जूनाडी जो कोल साइडिंग है जहां कोयला लोडिंग होता है वहां की घटना है, जहां पर ये जो वजह बताई जा रही है जो डिरेलमेंट की, उसमें जो कोल डस्ट है वो अधिक मात्रा में ट्रैक पर जम गया था, जिसकी वजह से ये घटना सामने आई है। हालांकि किसी जान माल की कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो पटरी से मालगाड़ी उतरी है उन्हें पटरी पर लाने का प्रयास
किया जा रहा है और कुछ देर में ये सारे जो डिब्बे जो है ठीक है अब्दुल नजर बनाए रखिएगा, आप डिटेल आगे देते रहेंगे आपसे। और फिलहाल बढ़ते हैं आगे, नजर डालेंगे सिटी टॉप 20 पर।